पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिट। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा का विषय वस्तु तो कुछ और था, उसे भी शामिल करेंगे, लेकिन जब हम लोग इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं तो एक बड़ा बयान सामने आ गया है। विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद, यह भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी के सबसे मजबूत साथी। तो विजय कुमार चौधरी ने अभी से कुछ देर पहले बिहटा में, पटना जिले में ही बिहटा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर एक कार्यक्रम था। वहां इस बात का ऐलान खुले मन से कर दिया है कि बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में नंबर 2 सम्राट चौधरी ही हैं जो यहाँ बैठे हैं। मतलब सम्राट चौधरी की मौजूदगी में। और जब से विजय कुमार चौधरी ने यह कहा है, बिहार में राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों के बीच कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिरकार विजय कुमार चौधरी को यह बात आज क्यों कहनी पड़ी? आखिर में ऐसी क्या जरूरत आ गई? और फिर यह भी लोग मानने लगे हैं, समझने लगे हैं, पड़ताल करने में लग गए हैं कि क्या जब कभी नीतीश कुमार रिटायर होंगे, नीतीश कुमार अपनी इच्छा से ही रिटायर होंगे, यह भी कह रहे हैं जेडीयू वाले लोग। तो बीजेपी की ओर से यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार चुनाव के बाद नहीं बनती है, एनडीए की सरकार ही बनती है और नीतीश कुमार तैयार होते हैं, तो सम्राट चौधरी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि जो बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स चल रही है, आपने देखा लोकसभा चुनाव में इसकी बुनियाद रखी थी लालू यादव ने, किस तरीके से वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई और यह कोशिश अभी आगे बढ़ रही है। कल ही पटना में देखा गया कि कुशवाहा जाति से आने वाली वरिष्ठ नेत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को आरजेडी में शामिल कराया गया। तेजस्वी यादव स्वयं मौजूद थे। राघवेंद्र कुशवाहा, जो पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, वे भी राजद में शामिल हो गए। और हमने आपने यह भी जाना कि 24 जून को पटना में एक नई पार्टी बनी, निशिकांत कुशवाहा ने बापू सभागार में बुनियाद रखी और यह पार्टी जो बनी है, इसका आधार वोट भी कुशवाहा ही है। तो कुशवाहा राजनीति बिहार में, क्योंकि हम और आप लगातार चर्चा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे अधिक नजर, या यूं कहें कि आतुर नजर है, तो वह कुशवाहा जाति की है। तो विजय कुमार चौधरी का यह ऐलान चुनाव के कुछ महीने पहले और सार्वजनिक मन से कुछ जरूर है, इसे आप डिकोड करने की कोशिश करें। अजीत जी, बाकी विषयों पर हम लोग बाद में आते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस ऐलान का, जैसे हम लोग, आपने कह ही दिया कि हम लोग और बाकी चीजों पर जो जो कई घटनाक्रम चल रहे हैं पटना में, काफी तेजी से कई घटनाएं हो रही हैं, उन पर हम लोग को चर्चा करनी थी। उसके पहले ये बयान आया है, इसके 3 पहलू, चूंकि हम लोग तुरंत बैठे, जब ये आपने इस बयान के तुरंत बाद हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए बैठे, एकदम पहली नजर में जो 3 पहलू समझ में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको हम लोग रख दें, उसके बाद कुछ और चीजें आएंगी तो हम लोग करेंगे। पहला तो यह जो आपने कहा, और हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं कि कुशवाहा वोट तोड़ने की कोशिश या अपनी तरफ करने की कोशिश लालू यादव लगातार कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस जाति की महत्वाकांक्षा का अंदाजा है कि ये जाति बहुत महत्वाकांक्षी है और अभी उनको लग रहा है कि ये समय आया हुआ है कि जब हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी। और ये बड़े स्वाभाविक रूप से ये धारणा बनी है कि यादव के बाद कुर्मी नीतीश कुमार बने, उसके बाद कुशवाहा कोयरी की बारी है। तो ये एक स्वाभाविक रूप से लालू यादव इस जो उनके अंदर की भावना है कुशवाहा समाज की, उसको भुनाने, उसको अपनी तरफ, उसको उभार करके अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो तभी रुकेगा जब आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करें, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह से ये इशारा करें, फिर आपका वो खतरा कम हो जाएगा कि कोई कैंडिडेट दे देगा तो कुशवाहा उसकी तरफ चला जाएगा, ये खतरा कम हो जाएगा। जिस तरह तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार का यादव एकजुट होकर के वोट करेगा, वैसे ही अगर आप कुशवाहा चेहरा देते हैं तो बिहार का कुशवाहा भी एकमुश्त वोट करेगा, वो भटकने टूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो पहला कारण तो एक ये लग रहा है
कि जो घटनाक्रम आपने लालू यादव की रणनीति के तहत ही कल रेणु कुशवाहा और दूसरे लोग शामिल हुए और वो टिकट भी देंगे लोकसभा में, उन्होंने नेता बनाया हुआ है भाई कुशवाहा को। लेफ्ट की जो पार्टियां सीपीआई एमएल उनका भी आधार है, हम लोगों ने देखा संजय कुमार को और राजाराम कुशवाहा को। तो इसको इस खतरे को कम करने के लिए एक जरूरत आन पड़ी थी को, तो सम्राट चौधरी को नंबर 2 बता दिया गया। देखिए ये बात तो नहीं कह सकती है कि वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बीजेपी भी अभी नहीं कह रही है, लेकिन ये संकेत देना जरूरी था कि नीतीश कुमार के नंबर 2 राइट हैंड मैन और उनके जो मैन टू नेक्स्ट नीतीश कुमार हैं वो सम्राट चौधरी है। तो ये तो बहुत पहले भी ये दिखता था, क्योंकि जो भी आप आमंत्रण निमंत्रण देखें या जो भी आप प्रेस रिलीज देखें उसमें मुख्यमंत्री के बाद सम्राट चौधरी का नाम लिखा जाता था। तो ये था, लेकिन इस बात को आज खुल करके कह दिया गया कि सम्राट चौधरी नंबर 2। तो एक तो ये जरूरत थी, इस जरूरत की वजह से कहा गया। जो दूसरी जरूरत हमको दिख रही है, जिस पर भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, कि लीडरशिप को लेकर के कंफ्यूजन है एनडीए की तरफ से। इंडिया गठबंधन में लीडर तय है, भले कांग्रेस के लोग नहीं माने या नहीं अनाउंस करें, लेकिन लीडरशिप तय है। वहां की तेजस्वी यादव नेता है महागठबंधन की, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की तरफ कंफ्यूजन है कि कौन बनेगा, और इस कंफ्यूजन का फायदा भी आरजेडी उठाना चाह रही है, उठा रही है कई लेवल पर। आज जो हम पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया का आप नैरेटिव देखें, बहस देखें, उसमें इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए की तरफ से कौन सीएम हो। तो एक तो ये कंफ्यूजन होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपको न माया मिलेगी न राम, आपको वोट भी नहीं मिलेगा, आपको अगले का भी वोट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोयरी कुर्मी धानु तीनों का वोट आपका गड़बड़ होगा, अति पिछड़ों में गड़बड़ी होगी। मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आप नंबर 2 कह देंगे तो एक मैसेज अति पिछड़ों में मतलब गैर यादव पिछड़ों में एक मैसेज चला जाएगा कि ये इधर से भी पिछड़ा ही नेता आ गया है। और ये इसलिए जो हमने तीसरी बात कहनी थी वो ये है कि आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से तमाम पॉडकास्ट में या यूट्यूब चैनल्स पर हम देख रहे हैं, लगातार कई छोटे बड़े चैनल्स वाले ये चला रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। और कई समझदार लोगों ने ये सवाल पूछा हमसे कि क्या महाराष्ट्र जैसा कुछ कर सकती है भाजपा, क्या कि अगर वहां जीत गए तो क्या विजय सिन्हा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये आपने देखा होगा कई सारे चैनल्स में ये बात चली और सिन्हा का नाम नहीं लिया गया, तभी ये कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरह ऐसा हो सकता है क्या कि बीजेपी को बहुमत आ जाए तो कोई अगला मुख्यमंत्री बना दे। और इस बात को दे रहा था पूरा जो एक सोशल मीडिया में कांग्रेस और आरजेडी का जो इकोसिस्टम है, हमने पहले भी कहा ज्ञानेश्वर जी की आरजेडी का इकोसिस्टम काफी मजबूत हो गया है सोशल मीडिया में। ये जो कुछ लोग जेएनयू से पढ़े लिखे या दिल्ली में रहने वाले लोगों को ले जाया गया या मनोज झा ने कुछ लोगों को लगाया, संजय यादव ने लगाया, तो वो एक मजबूत इकोसिस्टम बना है। उनके प्रवक्ताओं की फौज भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। तो वहां से जनरेट किया गया कि बीजेपी और आरएसएस जीत जाएंगे तो वो कोई फॉरवर्ड भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जैसा प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। तो ये इस धारणा को भी ये जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा था, इसको भी खत्म करने के लिए जरूरी था कि आप अपनी तरफ से भी कोई पिछड़ा चेहरा दिखाएं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आप दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और अगले 2 महीने में उनके 9 या 10 कार्यक्रम बिहार में होने। जब हमने ये खबर दी और जब हमको ये बताया लोगों ने, करिए ये एक इंफॉर्मेशन भी है जो बता देनी चाहिए है कि 9 सभाओं के लिए बात हुई है कि 9 डिवीजन में, हर डिवीजन में एक बार जाएंगे 15 सितंबर से पहले, मतलब जुलाई से लेकर के और 15 सितंबर के बीच 2.5 महीने में जाएंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन तमाम सभाओं के लिए आधिकारिक रूप से जो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए हैं वो ललन सिंह, मतलब प्रधानमंत्री सभाएं जो होंगी 9 सभाएं आगे 2.5 महीने में उनको कोऑर्डिनेट करेंगे ललन सिंह। मतलब जेडीयू अपना एक कोऑर्डिनेशन दिखा रही है। तो बीजेपी चेहरा दिखाएगी नरेंद्र मोदी का, अति पिछड़ा चेहरा, लेकिन नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री तो नहीं बनना है ना बिहार में। महाराष्ट्र में या कहीं भी आप चेहरा दिखा करके लड़े आप और आपने मुख्यमंत्री बना दिया, अगर मान लीजिए अगले को जैसे राजस्थान में बनाया, कांग्रेस से पिछड़ी जाति के मैं माली समाज के आने वाले अशोक गहलोत थे, भाजपा की सरकार बनी तो भजन लाल शर्मा हो गए या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो गए। तो ऐसा खतरा दिखाया जा रहा था। तो अब सम्राट चौधरी का नाम लेकर के विजय चौधरी ने उस खतरे को भी, उस जो नैरेटिव बन रहा था, उस नैरेटिव को भी उन्होंने मतलब उसकी धार भी कम कर दी है, उसको भी एक तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है कि कोई अगला नहीं नेता होने जा रहा है। विजय सिन्हा है, लेकिन वो बहुत नीचे है हायरार्की में, और हायरार्की जो साफ सरकार की है, शासन की जो हायरार्की है, उसमें नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी है। तो अब इससे आप समझ लीजिए कि कोयरी कुर्मी धानु का जो 9-10% वोट का एक जो कोर जो समीकरण बनाया था नीतीश कुमार
इर्द गिर्द सारा बाकी उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाया, वो एक तरह से एकजुट हो जाएगा। कुशवाहा और कुर्मी और धानु की ये अब एक साथ रहेगा। ये एक तरह का मैसेज हो गया कि गैर यादव पिछड़ा चेहरा ही एनडीए भी ले आ रही है, और अगर बीजेपी का भी बनाने का मौका मिलता है तो उसी समाज से कोई बनेगा। तो ये सम्राट चौधरी का नाम आगे करके एक तीर से तीन शिकार किया है विजय चौधरी ने। ये जो तमाम जो लालू यादव के और तेजस्वी यादव के जो दाव थे उनकी काट हुई है। जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था बीजेपी आरएसएस को जोड़ करके कि कोई सवर्ण बन जाएगा, उसको खत्म किया है। और जो कंफ्यूजन था बिहार के लोगों के की नजर में, कंफ्यूजन है कि लीडर कौन होगा, चेहरा कौन होगा, आपका पहलवान कौन होगा, तो वो पहलवान भी उन्होंने ले दिया है कि भाई हमारा पहलवान देखो ये है सम्राट चौधरी। और आप देखिए ये कहे जाने के पहले ही ज्ञानेश्वर जी सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी के ऊपर आरजेडी के हमले कितने तेज हो गए। पिछले 3 दिन हम देख रहे हैं कि लगातार सारे प्रवक्ता और सारे नेता सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये माना है आरजेडी ने भी कि अगला मुकाबला जो लीडरशिप का होना है बिहार में वो तेजस्वी सम्राट चौधरी होना है। और अब सम्राट चौधरी के पीछे जेडीयू ने भी अपनी पूरी ताकत रख दी है कि भाई हमारी ताकत भी सम्राट चौधरी के पीछे है। वैसे भी आप अजीत जी देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से कि सम्राट चौधरी बिल्कुल नीतीश कुमार की छाया की तरह दिख रहे थे, और चाहे जहां भी हो, यदि नीतीश कुमार कोई गलती करने की तरफ बढ़ रहे हो तो सम्राट चौधरी ने रोका हो। और शासन प्रशासन की व्यवस्था में भी हमने यह महसूस किया है कि सम्राट चौधरी का हस्तक्षेप सबसे ज्यादा। और आपको वह बात भी याद है कि जब संजय झा के यहाँ दिल्ली में अमित शाह पहुंचे थे तो जो हॉर्सेज माउथ है उन्होंने यह बताया था कि चुनाव बाद नीतीश कुमार की इच्छा से ही बिहार का नया नेतृत्व मिलेगा। तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में तल्खी खत्म हो चुकी है। वैसे भी चुनाव के पहले की जो व्यवस्थाएं होती हैं शासनिक प्रशासनिक, हमें इस बात की पुख्ता जानकारी है कि देखिए सम्राट चौधरी उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए या उन जिलों के लिए अधिकृत किए गए हैं जहां से बीजेपी को चुनाव लड़ना है। वहां कौन तैनात होगा, कौन नहीं होगा, क्या समीकरण होंगे, क्या समीकरण नहीं होंगे। और उधर से संजय झा जेडीयू वाले क्षेत्रों में तो यह समन्वय भी बैठाया गया है। तो सम्राट चौधरी को सामने लाकर कुशवाहा वोट बैंक में जो कंफ्यूजन, चाहे वह रेणु कुशवाहा हो, चाहे अभय कुशवाहा हो, राघवेंद्र कुशवाहा हो, निशिकांत कुशवाहा नई पार्टी लेकर आ गए, इसे समेटने की कोशिश नीतीश कुमार ने कर ली है कि नहीं देखो इंतजार करो सम्राट चौधरी का वक्त आने वाला है। बिल्कुल ये मैसेज बनवा दिया गया है उन कुशवाहा समाज के लिए भी, गैर यादव पिछड़े समाज के लिए भी। भाई अभी 27% अगर पिछड़ी आबादी है और 14% यादव हैं, तो गैर यादव पिछड़ी आबादी भी तो 13% हो गई। उस 13% के लिए जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए भी ये एक मैसेज करवा दिया गया कि पिछड़ा चेहरा हमारे पास भी है और अच्छा मजबूत पिछड़ा चेहरा है, और जिसको हम लोगों ने तैयार किया है। मतलब आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका आपने बताई ही, हम लोगों ने देखा था जिस पर आरजेडी ने अटैक किया था कि कैसे जो है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, चीफ सेक्रेटरी और तमाम लोगों के साथ। तो उनको इस बात के लिए, इस भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था पहले से, और उस तैयारी के बीच ये ऐलान भी कर दिया गया कि हाँ ये है, ये हमारी तरफ से ये चेहरा है एनडीए की तरफ से, और सिर्फ बीजेपी का चेहरा नहीं है। मतलब ये ऐलान बीजेपी का कोई नेता करता तो उसका इम्पैक्ट उस तरह का नहीं होता। ये ऐलान विजय चौधरी ने किया है जो जेडीयू के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। आपने उनका परिचय पहले दे ही दिया, नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र हैं, नीतीश कुमार के सबसे नजदीक है, और पॉलिसी डिसीजन में जेडीयू की तरफ से वो जो कहते हैं वो कहे, उनको उसको मानना चाहिए कि वो पॉलिसी डिसीजन है। तो उन्होंने कहा बीजेपी के एक नेता सम्राट चौधरी का नाम जेडीयू ने लिया है, तो ये सारा कंफ्यूजन, एनडीए के अंदर का कंफ्यूजन भी खत्म हुआ, जनता के बीच जो कंफ्यूजन बन रहा था वो भी खत्म हुआ, कुशवाहा समाज का कंफ्यूजन खत्म हुआ। अब एक चेहरा है। अब ये एक तरह से मानना चाहिए कि उन्हीं के साथ लड़ाई होनी है तेजस्वी यादव। हाँ, तो लड़ाई होनी है। और देखिए तेजस्वी, मतलब माफ कीजिएगा, अमित शाह के बयान को लेकर जो अमित शाह बार बार कह रहे थे, मुझे भी डिनर के वक्त कहा था और बाद में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भी कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला तो चुनाव बाद होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक संकेत जेडीयू ने साफ कर दिया है कि यदि फैसला होने का वक्त भी आएगा तो लवकुश समीकरण से हम अलग नहीं हटने जा रहे हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल, चलिए अब आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं। इसमें ये सारी चीजें जो होती है ना, जो कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, हमने कहा ना कि पॉडकास्ट में और यूट्यूब चैनल्स पर कि कुछ भी हो सकता है, जैसे चौंका देती है भारतीय जनता पार्टी, इनको बना दिया, उनको बना दिया, उनको बना दिया। हम बार बार ये कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें कि बिहार वो स्टेट नहीं है जहां आप चौंका दीजिए, जहां किसी आप पर्ची निकाल करके किसी भजनलाल शर्मा को या किसी मोहनलाल यादव को या किसी मोहन चरण मांझी को बिठा दीजिएगा। ये बिहार नहीं है। बिहार
उस तरह का स्टेट नहीं है। यहाँ पर्ची निकाल के आप नहीं बना सकते हैं। जिसको पर्ची निकाल के आपने पर्ची निकाल करके 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे, दोनों कहाँ हैं आज? तो ये नहीं बिल्कुल। चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में आपको एक मजबूत और बड़ा चेहरा, चूँकि लड़ाई लगातार होनी है, हारे-जीते, लड़ाई लालू यादव और तेजस्वी यादव से अब अस्थायी है यहाँ। यहाँ वो नहीं कि अपोज़िशन कमज़ोर नहीं है। इसीलिए एक चेहरा बिल्कुल। दिखाना था और सही समय पर आज बीजेपी, जेडीयू की तरफ से एक चेहरा दिखा दिया। नहीं, नहीं, वो तो देखिए बिहार में जाति है कि जाति नहीं। बिल्कुल नहीं लोग कह रहे हैं कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जितनी मेहनत कर रहे हैं, यदि उनकी जाति दलित होती या वे ओबीसी और ईबीसी में होते, तो इसी बार वह सरकार बनाने की रेस में शामिल होते। लेकिन जाति बाधक है। खैर चलिए, हम लोग आगे बात करना चाहते थे। आज नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, आज तेजस्वी यादव पटना में छात्र युवा संसद लगाए बैठे हैं और बड़ी संख्या में बिहार भर से। देखिए, अब तेजस्वी यादव बुलाएंगे तो बड़ी संख्या में ही लोग आएंगे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे अधिक जो उम्मीदवार और दावेदार हैं वह आरजेडी के पास ही हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक नए प्रकार का मेकओवर कर रहे हैं आरजेडी के और छात्र युवाओं से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि 2005 में जिन लोगों ने जन्म लिया है वे भी वोटर हैं, और जो 2005 में 5 साल 7 साल के थे, जिन्होंने 1990 से 2005 का दौर नहीं देखा, वे भी वोटर हैं। तो इन्हें हम अपने पक्ष में कैसे करें, और जो एनडीए है जो 2005 के पहले की स्मृतियां सामने लाती है, भयावह स्मृतियां सामने लाती है, उससे कैसे आरजेडी को दूर रखें। तो अब तेजस्वी यादव आज पटना में कलम बांट रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अब तेल पिलावन, लाठी रैली, ये बातें नहीं करते हैं, और हमारी आपकी सलाह पर ही उन्होंने मुरेठा बांधना, गमछा लहराना, लहरिया कट, ये बंद करा दिया। और जितने भी, चाहे संजय यादव की बात कर ले, उनके युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव, जिनके जिम्मे छात्र युवाओं को जोड़ने का जिम्मा दिया गया है, तो तेजस्वी अपने को बदलने की कोशिश करें कि आरजेडी कम से कम भय पैदा करता न दिखे, तभी हम बिहार की लड़ाई में बचे रह सकते हैं। यह तेजस्वी की नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। जी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अभी जो छात्र युवा संसद की तस्वीरें देखी हमने और उनका एजेंडा भी देखा, उनके हमने सोशल मीडिया के पोस्ट भी देखे जो उन्होंने इस संसद को लेकर के कही थी, जो बातें कही थी। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको अभी समझ में आ रही हैं। पहला ये कि कल ही प्रशांत किशोर की पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है। बिल्कुल। स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह तो एक बड़ा प्रतीक हो गया। नहीं, स्कूल चलना अपने आप एक बड़ा प्रतीक है। आप स्कूल चलने का मतलब है कि आप विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, आप तरक्की की तरफ। मैंने तो यह भी देखा, कोई प्रतियोगिता करा रहे थे कि आपकी जिंदगी में जरूरत किस बात की सबसे अधिक है, कमल फूल निशान की, लालटेन की, तीर की स्कूल के बैग की। बिल्कुल, ये स्कूल के बैग कल ही मिला है उनको चुनाव चिन्ह की। हालांकि इनकी प्लानिंग तेजस्वी यादव की योजना पहले से रही होगी, ये कि हम कलम बांटेंगे और युवाओं के और छात्र युवाओं की संसद में, ये प्लानिंग पहले से रही होगी। लेकिन अब ये ज्यादा रेलिवेंट हो गई, अब ये ज्यादा प्रासंगिक हो गई, ज्यादा मौके के मौजूद ये बात हो गई कि आप कलम बांटेंगे, क्योंकि आपके एक प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो लगातार आपको अटैक कर रहे हैं आपकी शिक्षा को लेकर के, कि 9वीं पास हैं, इस शिक्षा को लेकर। और इस बारे में तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछा गया था। अभी उन्होंने एक लंबा पॉडकास्ट एक न्यूज चैनल एक न्यूज एजेंसी को दिया था, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आपके स्कूल की स्कूलिंग और 9वीं पास को लेकर के जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि सिर्फ शिक्षा, स्कूली शिक्षा सिर्फ सारी चीजें नहीं होती हैं। आप जीवन की जो व्यावहारिक शिक्षा है और जो राजनीति की शिक्षा है वो उससे इतर होती है। बहुत पढ़े लिखे लोगों की ये गारंटी नहीं होगी कि वो राजनीति में सफल हो जाए। तो ये बातें उन्होंने बहुत कायदे से, इस बात का जवाब उन्होंने दिया था तेजस्वी यादव ने। अब ये बात ज्यादा रेलिवेंट हो गई, क्योंकि प्रशांत किशोर को स्कूल का बस्ता मिला, तो आप कलम बांट रहे हैं। अजीत जी, एक जगह एक मिनट के लिए यही रोकते हैं। कल मुझसे एक टिकट के दावेदार एक विधानसभा क्षेत्र के आए, गया जिले से, पार्टी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। हमने उनकी योग्यता पूछी, उन्होंने कहा मैं पीएचडी किया हूं। मुझे उनकी भाषा बोलचाल से संदेह हुआ। हमने पूछा कि आपने किस विषय में पीएचडी किया, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स में। हमने कहा आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब सारी चीजें पता है? तो उन्होंने कहा हमने किया है ना, हमने लिखा थोड़े था थीसिस, हमने लिखा थोड़े था। वो तुरंत, हाँ, तो उन्होंने स्वीकार लिया
कि भाई हमने कुछ नहीं किया, बस हमें डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बिहार में तो ये भी होता है। हाँ, तो तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं। अब हाँ, देखिए ना, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी 12वीं पास है, हाँ, लेकिन उनकी योग्यता पर, चाहे आप अर्थव्यवस्था पर बात करनी हो, चाहे बार पॉलिटिक्स पर बात करनी हो, कर लीजिए। तो तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, केवल शिक्षा और डिग्री, केवल इससे नहीं आ जाता कि हमारे पास डिग्री है कि नहीं है। हाँ, ठीक बात है। वही उनका उनका जवाब बहुत सधा हुआ था और बहुत वो इस बात से अशेम्ड नहीं हुए, कोई शर्मिंदा नहीं दिखे या बहुत एग्रेसिव नहीं दिखे। ठीक है, ये तो हकीकत है, नहीं इसको क्यों कैसे खारिज करेंगे। लेकिन बिल्कुल। व्यवहारिक ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, बिहार की जनता के लिए कुछ करने की भावना अगर मन में है तो वो उसमें बाधा नहीं है। आपका 9वां पास होना कोई उसमें बाधा नहीं है। और हम लोगों ने 2 बार देखा है उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको काम करते हुए, और किसी से भी जो भी थोड़ा राजनीतिक इतिहास जानता है उससे पूछिएगा तो के कामराज का एग्जाम्पल दे देगा, जिनकी क्या पढ़ाई हुई थी। कुछ बिल्कुल। पढ़ाई नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन उनके जैसा विजनरी नेता इस देश में बहुत कम हुआ है, इस देश में हम कह रहे हैं। जी। तो ये वो सिर्फ पढ़ाई का मामला नहीं है, लेकिन वो एक जनता के बीच में नैरेटिव तो उससे बनता ही है ना, जो प्रशांत किशोर बार-बार बनाते हैं। और डिग्री के साथ-साथ वो इनकी सचमुच की योग्यता पर भी सवाल उठाते हैं। जो सवाल आपने कल उन महोदय से पूछा कि पीएचडी वाले से, वो पूछते हैं कि ये जीडीपी और जो आप पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें तेजस्वी के बारे में भी, कि आप भी जानते हैं कि नहीं जानते। ये एक योग्यता पर भी सवाल उठाते हैं डिग्री के साथ-साथ। तो एक तो ये जरूरत है कि आप कलम के बहाने कलम बांट करके और उस नैरेटिव को आप समाप्त करने की कोशिश करें या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें जो आपके खिलाफ बनाया जा रहा है। उसके उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि आज आपके बारे में एक छवि बनेगी, जो छवि आपकी बनाई जा रही है, या समूची पार्टी की जो छवि बनाई जा रही है, उससे उलट एक छवि आपकी बनेगी कि आप पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, आप मारपीट की बात, हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो लाठी भाजन और तेल पिलावन रैली की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात एक बनेगी। और दूसरा, जो 2005 के पहले का बिहार जो बताया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है, और हम लोग भोगी रहे हैं, हमने तो देखा है अपने सामने कि हम ऑनर्स के 2 पार्ट का पेपर हमने मुजफ्फरपुर एग्जामिनेशन इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में एग्जाम दिया था कि पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और तीसरी परीक्षा, तीसरे पार्ट की जो का एग्जाम था, उसमें लोगों को किताब रख के लिखने की इजाजत मिल गई थी, क्योंकि लालू यादव का राज आ गया था 1990 में। तो ये जो व्यवस्था उस समय बिगड़ी, शिक्षा का जो बंटाधार हुआ 90 के बाद से, और इसको कोई क्या कैसे जस्टिफाई करेगा कि आपने स्कूलों में बहालियां बंद करा दी, स्कूलों के निर्माण बंद करा दिए, नए क्लासरूम्स जोड़ने बंद करा दिए, किताब खोल करके परीक्षा देने की व्यवस्था कर दी, कॉपी घर ले जाकर के परीक्षा देने की व्यवस्था कर दी। तो इससे तो शिक्षा का बंटाधार हुआ। नीतीश कुमार ने कितना किया वो अलग बात है। हमने देखा तेजस्वी यादव की आज एक पोस्ट सोशल मीडिया में जो उन्होंने लिखा है कि अंधकार युग था 20 साल, अब ये अंधकार युग से निकालना है, ऐसा वो कह रहे हैं कि अंधकार युग से निकालना है। उसमें वो चौपट शिक्षा व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी, नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, ये एक बहस का विषय है। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन 90 से 2005 तक तो भट्टा ही बैठ गया। तो उस इमेज को भी बदलना है आपको, कलम बांट करके आप उस इमेज को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी कोशिश है। उनको युवाओं को जोड़ रहे हैं, छात्रों को जोड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। तो एक तो बस्ते के कंट्रास्ट में, स्कूल बस्ता के कंट्रास्ट में आप पेन बांट करके आपने एक अच्छा उसका एक मैसेज बनवाया है। यहाँ एक बात हम कहना चाहते हैं, मतलब वो अच्छी बात है, आपने कहा ना कि हम लोग कुछ सलाह देते रहते, बिना मांगे भी देते रहते हैं हम लोग, कोई ले ना ले। तो हमने 2 जो ट्विटर हैंडल पर, मतलब एक्स हैंडल पर 2 ट्वीट ऐसे देखे हमने, 2 पोस्ट ऐसी देखी हमने आरजेडी की, जो बहुत बैड टेस्ट में था, जो वहां नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक बड़ी पार्टी जो एक प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके आधिकारिक ट्विटर मतलब एक्स हैंडल से इस तरह का पोस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बार-बार आप लिख रहे हैं, आप कहीं आप घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कथा बकना, अब ये मतलब मान लीजिए कि धर्म की बात है, कहीं अब कथा बकना नहीं होता है, कथा कही जाती है, कथा सुनी जाती है। और कई बार तो ये कहा जाता है ज्ञानेश्वर जी की राम की कथा कहने वाला राम से भी बड़ा होता है, कथावाचक। तो राम का नाम तो राम से बड़ा माना ही जाता है। तो कथावाचक जो है वो कथा बक नहीं रहा है, कथा कहने वाला कितना बड़ा होता है। ये आपने ये किस्सा सुना भी होगा, लोगों को भी बता देना चाहिए कि स्वामी रामतीर्थ के बारे में कहते हैं कि वो जब कथा कहते थे तो हनुमान जी सुनने आया करते थे, राम जी की कथा सुनते, वो राम जी की कथा कहते थे तो हनुमान जी सुनने आते थे। तो एक बार प्रसंग में उन्होंने कह दिया कि हनुमान जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सफेद फूल खिले हुए थे। हनुमान जी पीछे से खड़े हो गए, वो अपने साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, फूल तो लाल रंग के खिले हुए थे। अब एक है जो फर्स्ट हैंड देखा हुआ है, जिसने देखा है कि अशोक वाटिका में फूल कैसे थे, और दूसरे कथावाचक जो कह रहे हैं कि नहीं फूल सफेद थे। दोनों में बहस होने लगी कि फूल सफेद थे, फूल लाल थे। हनुमान जी ये नहीं कह सकते थे कि हम हनुमान है और हमने देखा हुआ है। तो वो बहस कर रहे हैं। फिर अंत में जो कथावाचक है उन्होंने कहा कि फूल तो सफेद ही थे,
लेकिन सीता जी की जो दुर्दशा देखी उन्होंने, हनुमान जी, तो उनकी आंखों में खून उतर आया, इसलिए उनको हम्म, फूल लाल दिख रहे थे, फूल सफेद थे, लेकिन हम्म, हनुमान जी चुप होकर के बैठ गए, हनुमान जी चुप होकर के बिल्कुल। बैठ गए, क्योंकि कथावाचक हम्म, की महिमा, कथावाचक की महत्ता बड़ी है। तो ये हम्म, हनुमान जी ने भी उसका सम्मान किया। तो आप कथा बकना, दो कौड़ी के लोग, भिखमंगे, हम्म, आप राष्ट्रीय एक बड़ी पार्टी है आपकी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। हैं वो भी वोट देते हैं, लोकतंत्र में उनको भी समान अधिकार है। आप इस तरह से अपमानित करने वाली भाषा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नैरेटिव कोई बनाना चाह रहे हैं, आप अगड़ा पिछड़ा का कोई माहौल बनाना चाहते हैं चुनाव के पहले, तो आप मत करें। करते हैं हम, जी, बीजेपी कोई आदमी नहीं रोक सकता ना कि आप हिंदू मुस्लिम का मत बनाइए। तो आप अगड़ा जी, पिछड़ा का बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन आपके 1 दर्जन प्रवक्ता हैं, आप उनके प्रवक्ताओं के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो, आपके प्रवक्ता ये बयान दे इस तरह के, हम उसमें, हम कोई आपत्ति नहीं हमारी होने जा रही। लेकिन हम्म, एक पार्टी आपकी है, उस पार्टी के ट्विटर हैंडल से कम इस तरह की भाषा कि अमुक दो कौड़ी का है, या अमुक भिखमंगा है, या अमुक कथा पक रहा था, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए आप कलम बांट रहे हैं, कलम की महत्ता, बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, कलम की महत्ता इसलिए नहीं है, गाली लिखने के लिए थोड़े कलम बांट रहे हैं आप। कलम तो गाली लिखने के लिए देखिए, नहीं। आपने इशारों इशारों में देखिए जो विवाद चल रहा है, सारिका पासवान बनाम आशुतोष कुमार, ठीक है ना? भूमिहार बनाम पासवान, उसके संदर्भ में बातें कही हैं। और जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल दोनों ओर से हो सकता है, पूछिए मत। बिल्कुल। हमारे साथियों ने लाइव सिटीज में कहा कि भाई बहुत व्यूज आ रहे हैं, क्या इसे टेकअप करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल नहीं। हमारा काम एक जिम्मेवार चैनल के रूप में गाली सुनाना और गाली बकना नहीं है, व्यूज मिले न मिले। और हमने यह भी सचेत किया कि देखिए, गूगल और यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग है। यदि किसी ने शिकायत कर दी कि इस तरीके की गाली की भाषा, इस तरीके की महिलाओं, देखिए महिलाओं का अपमान भी हो रहा है, और उधर किसी की जातीय अस्मिता का या उनके जो जो भी हैं उनका भी अपमान हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल बैड टेस्ट वाली बात आपने कही कि वो बैड टेस्ट में साफ साफ दिख रहा है। और पता नहीं तेजस्वी यादव क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं, हाँ, और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कूद रही है। कुछ नहीं है, ठीक बात। क्योंकि हाँ, एक पक्ष जो है वह कांग्रेस का भी कुछ ना कुछ वोटर है, तो केवल क्वालिटी सीट्स की बात करेंगे कि अपने वोटरों का ख्याल भी रखेंगे। हाँ, और तो ये पासवान किसके वोटर हैं यह भी जानते हैं, हम और आप तो जानते ही जानते हैं। तो ये तो बात, अगर चलिए अब, मैंने जी, जी, प्रवक्ता इस तरह की बातें कह रहा है, कभी गुस्से में कह दिया, या किसी प्रवक्ता को निजी तौर पर किसी ने कुछ बुरा कहा है तो उसने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, ये बात है। आप पार्टी बिल्कुल, के ऑफिशियल हैंडल से इस तरह की भाषा में कोई भी पोस्ट नहीं आना चाहिए है। देखिए आप, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, महिलाएं भी पढ़ती हैं। बिल्कुल, आप नैरेटिव बिल्कुल। एक बनाना चाहते हैं वो बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगड़ा पिछड़ा की तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं आप, वो भी ले जाइए। अगड़ा बनाम दलित हम्म, बनाना चाहते हैं वो भी बनाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म, आपके ऑफिशियल हैंडल से, तो ऐसे समय में जब आप अपने अपने प्रति एक धारणा बदलना चाह रहे हैं, अपनी छवि बदलना चाह रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, तो ये इंश्योर करिए कि उस कलम से गाली नहीं लिखी जाए, उस कलम से धमकी नहीं लिखी जाए, उस कलम से कुछ बुरा नहीं लिखा जाए। वरना मतलब ऐसे थोड़े, हमारे ही प्रदेश के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने तो कलम को तलवार से बड़ी बताया ही ना, कि कलम चाहिए या कि बिल्कुल। तलवार से बच्चे हम्म, पढ़ते हैं। तो आप उस हम्म। कलम को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो देखिए आपने बैड टेस्ट की बात की, और देखिए नीतीश कुमार का टेस्ट भी बैड हो गया है, या नीतीश कुमार अपने आप में नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार अपने आप में होते तो टेस्ट जो है बैड नहीं होता। आयोग और बोर्ड किस तरीके से बिहार में गठित हुए और किस तरीके का बखेड़ा खड़ा हुआ, जीजा साला दमार सब कुछ सामने आ गया। अब देखिए और भी ज्यादा बखेड़ा है। भाई किसको किसको बना दिया गया। व्यापारी आयोग में एक व्यक्ति जो नियुक्त किए गए हैं, वह भी महत्वपूर्ण पद पर, वह एक एमएलसी साहब के यहाँ चाय पिलाते हैं, पर्ची काटते हैं। उनको पता भी नहीं होगा कि इनकम टैक्स क्या है, उनको पता भी नहीं होगा जीएसटी क्या है। और जेडीयू खाते से बने, जेडीयू के भी कोई, किसी से भी आप पूछ लेंगे तो वह उनको नहीं जानते। जो उस एमएलसी साहब को जानते हैं वह जरूर बता देंगे कि उनके यहाँ चाय पिलाने वाले हैं, पर्ची बांटने वाले हैं। तो किस तरीके से व्यापारी आयोग का गठन हुआ, किस तरीके से नागरिक परिषद में जंबो जेट, गाड़ी उठाने वाले भी आ गए। हाँ, वह शादी भी आपको याद है, गाड़ी उठाने वाले भी आ गए। और बखेड़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि कब कहां किस दिन, जेडीयू कार्यालय में 2 दिनों पहले जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुई, उसमें उमेश कुशवाहा का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी सिफारिश पर या उनकी लिस्ट पर कोई नियुक्तियां नहीं हो रही थी। तो बैड टेस्ट में बोर्ड आयोग
में लोगों की नियुक्ति हुई है और खबर आ रही है कि पीआईएल की तैयारी भी हो रही है। पूछा तो जा ही सकता है कि ये जो लोग नियुक्त किए गए हैं उनकी हत्याएं क्या है और उनका आधार क्या रखा गया है, कोर्ट तो पूछ ही सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप में होते तो ऐसा नहीं होता, यह सभी कह रहे हैं। और अब इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार फैसले स्वयं नहीं कर रहे हैं, उनके बदले फैसले कई लोग कर रहे हैं और अपनी मर्जी, अपनी पसंद, जरूरत के हिसाब से दबाव बनाकर थोप रहे हैं और करा रहे हैं। यह बिहार के लिए अहितकर है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बिहार के लिए भी और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी, जिसको इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, इतना खून पसीना लगा करके उन्होंने पार्टी बनाई है। और आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती हैं, फिर वापस मजबूत होती हैं, खत्म नहीं होती हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी राजनीति कर दी है, अपने कोई भी दूसरा नेता उन्होंने अपनी पार्टी में नहीं बनाया। कुछ अधिकारी, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, कुछ ऐसे नेता जिनका बहुत आधार नहीं है, ये लोग मिल करके और कुछ राजनीति, कुछ चीजें करने लगे और उनके लिए इस समय पार्टी का हित महत्वपूर्ण नहीं हो गया। देखिए, वो पता नहीं क्या सोच करके कर रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद हमको सत्ता नहीं मिलनी है या हमारा मुख्यमंत्री नहीं होना है, क्या क्या कारण है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो नियुक्तियां वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से जेडीयू की संभावनाओं को, राजनीतिक संभावनाओं को नुकसान करने वाला है। नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। नीतीश कुमार की छवि को तो पहले ही डैमेज किया गया जब जो एनडीए का नाम तेजस्वी यादव को ये मौका मिल गया ये रखने का कि ये नेशनल दामाद आयोग है। हालांकि उस पर एक टिप्पणी जो है, कई बयान आए जीतन राम मांझी के, लेकिन उसमें एक बयान ऐसा था जो बड़ा पॉलिटिकल था। बाकी उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर के भी आरजेडी के प्रवक्ताओं से बड़ी झड़प हुई है। कुछ उल्टी सीधी भाषा में इधर से भी कहा गया है, उधर से भी कहा गया है, इनके दामाद को, इनके बेटे को, और इन्होंने उनके बेटे, उनके दामाद को कहा। लेकिन एक टिप्पणी पॉलिटिकल थी ज्ञानेश्वर जी। उन्होंने कहा कि ये जो परिवारवाद का मुद्दा तेजस्वी उठा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोच है कि वो अपने परिवार वालों को निपटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ये बहुत अच्छी पॉलिटिकल टिप्पणी थी। आप पता नहीं चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता तो, जब अगर बहुत एग्रेसिव होकर के आरजेडी अगर ये बात उठाएगी कि उधर परिवारवाद हो रहा है, दामादवाद हो रहा है, तो इधर से जब परिवार के किसी का नाम आएगा टिकट के लिए, तो उसको तो रोका ही जा सकता है ना कि अभी तो हम लोग परिवार बना रहे हैं। तो पता नहीं कामयाब कितना होगा, लेकिन ये एक राजनीतिक टिप्पणी थी कि परिवारवाद को इस वजह से भी मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन वो भी नहीं होता अगर नीतीश कुमार नियुक्ति कर रहे होते। वो मौका भी तेजस्वी यादव को नहीं मिलता अगर नीतीश कुमार अपने से नियुक्ति कर रहे होते। एक तो चुनाव के समय तमाम बोर्ड निगम का गठन शुरू हुआ है, तो इसका तो यही मकसद था ना कि हम इसका अधिकतम लाभ लें, अपना सोशल इक्वेशन जो है उसको मजबूत करें, हर समाज के लोगों को एडजस्ट करें, टिकट के दावेदारों को कुछ कम करें, इधर से निकाल करके उधर बिठाएं। तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप फायदे के लिए करें, आप हवन करते हैं, हाथ चलाने वाली बात हो गई है। तो आपने समीकरण साधने गए और अपना समीकरण बिगाड़ लिया आपने। आपका यूएसपी था कि आप परिवारवाद नहीं करते हैं, वो यूएसपी डेंट हो गई। आपका यूएसपी था कि आप वर्कर्स को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, वो भी डैमेज हो गया। आपका था कि आप बड़ी बारीकी से सामाजिक समीकरण बनाते हैं कि एक सीट का, कि एक सीट पर आप नीतीश कुमार एक जाति के उम्मीदवार को टिकट देते थे तो उसे 8 सीटें साधते थे। तो अब वो भी खत्म हो गया, वो होशियारी भी खत्म हो गई। तो ये जो लोग कर रहे हैं, एक तो उनको आइडिया नहीं है कि सामाजिक समीकरण, आप सोशल इंजीनियरिंग कैसे होती है, और उनका कोई कमिटमेंट भी नहीं है पार्टी के प्रति, पार्टी की संभावनाओं के प्रति या नीतीश कुमार के प्रति। उनका कमिटमेंट और है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जो भी शुभचिंतक है नीतीश कुमार के, उनको इस पर स्टैंड लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि ये इस तरह से, क्योंकि वो हम बार-बार एक अच्छी बात कही उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने, कि नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। तो बीजेपी, जैसा आपने कहा ना कि अगर आरजेडी में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो कांग्रेस टोके, वैसे यहाँ जब बड़ी जेडीयू से हो रही है तो बीजेपी को टोकना चाहिए, उसमें बीजेपी को दखल देना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की संभावना पर भी असर पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग ये कर रहे हैं, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, ना नीतीश कुमार के प्रति, ना जेडीयू के प्रति, ना आगे के एनडीए के। चलिए, तो देखिए, आज हमने बिहार को समझाने की कोशिश की है कि विजय चौधरी ने जो कह दिया कि सम्राट चौधरी नंबर 2 है और तेजस्वी यादव क्या कलम बांटकर छात्र युवाओं का दिल जीत लेंगे, आरजेडी का मेकओवर हो जाएगा। और नीतीश कुमार के जो फैसले हो रहे हैं वह तो सुभान अल्लाह ही है, उनके बारे में क्या कहना। अब देखिए, फ्री बीज बांटकर कितना चुनाव जीत पाते हैं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बिहार का चुनाव केक वॉक अभी नहीं है, लेकिन यदि नीतीश कुमार ने कुछ गेम चेंजर कर दिया तो उसे भी आगे बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।